प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी जी के दर्शन को समझने के लिए जरूरी है कि हम गांधी जी को समझें। इसलिए पहले हमने उनके प्रारंभिक जीवन को जाना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन को जाना और उसके बाद जब वे भारत आ गए तो उनके सामने मैदान खुला था, आमंत्रण भी था कि आप राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होइए। वे चाहते भी थे, लेकिन जैसा उन्होंने विचार किया और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको राय दी कि एक बार आप देश का भ्रमण कर लीजिए, देश को समझ लीजिए। गांधी जी ने देश का भ्रमण शुरू कर दिया और उसी दौरान चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के किसान मजदूर आंदोलनों में गांधी जी ने नेतृत्व किया। उन्हें सफलता मिली। इसी बीच असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। जहां तक असहयोग आंदोलन का प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलन की पद्धति को समझने के लिए जरूरी है कि आप असहयोग का अर्थ समझें। शासन का सहयोग नहीं करना, और वह भी अहिंसात्मक तरीके से। यानी आपके असहयोग के नतीजे से शासन पंगु हो जाए। यह समझना होगा कि शासन है किसके लिए, किसके कारण वो शासन है। जनता के कारण है, और जब जनता ही सहयोग नहीं करेगी तो शासन टिक नहीं पाएगा। गांधी जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें क्या करना है, और बहुत कुछ उन्हें अनुमान भी होता था कि वे जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले असहयोग आंदोलन की बात कर लूं, जिससे आप उनकी कार्य पद्धति को अच्छी तरह से समझ लें और यह भी समझ लें कि गांधी जी के देश में सक्रिय होते ही जनता में जागरण की एक नई लहर चल पड़ी। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए और उन सुधारों का मकसद था दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, जनता को राहत देना मकसद नहीं था, वो हो भी नहीं सकता था। दूसरी बात ये थी कि भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे और उन्हें लगा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और जो तुर्की का खलीफा है वह स्वतंत्र हो जाएगा। वह नहीं हुआ। इधर जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसके बाद पंजाब में उपद्रव हुए। देश आक्रोश से जल उठा। इसकी जांच के लिए जो हंटर कमेटी बनाई गई
उसका जांच का तरीका भी ठीक नहीं था और हो भी नहीं सकता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में और खास तौर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की करतूतों को सही ठहराया गया। मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने तो डायर के लिए 30,000 पाउंड का कोष बनाया था। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि अंग्रेज बिना जुल्म किए नहीं मानेंगे देश में, और भारत के मुसलमानों को जो मतलब था खास, वो तुर्की के खलीफा की आज़ादी को लेकर था। और यह भी तय हो गया था 1920 की तुर्की के साथ जो संधि हुई कि तुर्की का विभाजन होगा। तो गांधी जी के सामने आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि एक अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें फैसला किया जाए कि आगे आंदोलन करना है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, इधर प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी, उधर अकाल का प्रभाव था। यानी लोग संतुष्ट नहीं थे और लोगों ने, एक बड़े वर्ग ने भारत के, ये मान लिया था कि अंग्रेजों का शासन तो नियति है। फिर आगे भी दोहराऊंगा इस बात। गांधी जी ने उनकी इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की और उसमें चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बाद में ये असहयोग आंदोलन था। आंदोलन छेड़ दिया गया। जून में ही गांधी जी ने, जून 1920, वायसराय को पत्र लिखा था और कहा था कि सहयोग, उनका जो भाव था कहने का कि जनता का सहयोग मिलता है सुशासन चलाने वाले लोगों को, कुशासन करने वाले लोगों को जनता सहयोग नहीं करती है, और उस सहयोग से ना करने का हक हर एक व्यक्ति का है। तो अगस्त में आंदोलन शुरू होना था और 1 अगस्त को तिलक जी का निधन हो गया। तो वातावरण था वह, एक तरफ तो गांधी जी का आह्वान था और दूसरी तरफ तिलक जी का अवसान था। लोगों में उद्वेलन भी था और लोगों की भावनाएं भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रबल हो गई थी। तो सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने इस आंदोलन को मंजूरी दे दी। हालांकि CR दास जैसे लोगों ने कहा कि और तो ठीक है, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं इसमें भाग नहीं लिया जाए, यह आह्वान ठीक नहीं है। बाकी आपकी बातें ठीक है कि उपाधियां वापस लौटा दी जाए, प्रशस्ति पत्र लौटा दिए जाएं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, वकील अपना काम छोड़ दें, जनता अपनी समितियां बनाकर मुकदमे करे, राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएं। लेकिन ये ठीक है और इस पर विचार करेंगे। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी यही चर्चाएं आगे जाके हुई, लेकिन उसके पहले जो बात हुई वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो तिलक ने, दास ने कहा कि भाई ये नहीं, हम लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में तो भाग लेना ही चाहेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरे आंदोलन में ये नहीं है। और ये बाद में ठीक भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई। जो मैंने बातें बताई थी वो सारी तय हो गई और उसमें तब तक विधान परिषदों के चुनाव हो गए थे और
जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह भी बड़ा प्रस्ताव था काफ़ी, वह भी चित्तरंजन दास जी ने रखा था। और गांधी जी ने कहा भी था कि भाई यदि आंदोलन सही तरीके से चलाया गया तो 1 साल के भीतर हम आज़ाद हो जाएंगे। उधर कांग्रेस को भी सक्रिय किया गया। एक 15 लोगों की कार्यकारिणी बनाई गई और लोगों को भर्ती किया गया। शुल्क कम रखा गया 4 आने में कांग्रेस की भर्ती, ताकि लोग जुड़े। उधर भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए। तुर्की के खलीफा, जो बात अपन कर चुके हैं, तो इस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में जो ज़्यादा सक्रिय थे अली बंधु, उनसे गांधी जी की मित्रता थी। तो गांधी जी ने अली भाइयों के साथ देश का दौरा किया। इससे एक संदेश गया, देश के मुसलमानों में भी ये संदेश गया कि ये जो लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ, यह भारत की लड़ाई है, यह हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और गांधी जी के भाषणों का, गांधी जी के आंदोलन का पूरे देश पे असर ये हुआ कि करीब 90,000 तो विद्यार्थियों ने ही स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। वो राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती होने लग गए। सबसे ज़्यादा बंगाल में हुआ ये, 800 स्कूल कॉलेज खोले गए। सुभाष चंद्र बोस है, वो कलकत्ता नेशनल कॉलेज जो कलकत्ता में था उसके प्रिंसिपल बने। उधर पंजाब में लाला लाजपत राय काम कर रहे थे, मुंबई है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है। इधर ये आंदोलन फैलने लगा और वकीलों ने, बहुत सारे वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई लोगों ने छोड़ दी। और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम हो गया। लोगों को घर घर जाकर कार्यकर्ताओं ने समझाया कि ये नुकसान हो रहा है विदेशी कपड़ों के बरतने से। 1920-21 में जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपए का विदेशी आयात हुआ था, वहीं 21-22 में घटकर ये 57 करोड़ रह गया। एक और कहा आंदोलन का हिस्सा था कि शराब की दुकानों को बंद करवाया जाए, उन पे धरने दिए जाएं। हालांकि ये कोई मुख्य कार्यक्रम नहीं था, लेकिन कार्यक्रम का हिस्सा था। तो शराब बिकनी बंद हो गई तो अंग्रेजों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि भाई बड़े बड़े लोग शराब पीते थे। सिकंदर शराब पीता था, जूलियस सीजर शराब पीता था, नेपोलियन शराब पीता था, शेक्सपियर, ग्लैडस्टन, बिस्मार्क, पता नहीं कौन कौन शराब पीते थे। तो मतलब ये है कि सरकार मुसीबत में तो आनी शुरू हो ही गई थी। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ये तय किया गया कि अब कांग्रेस की सदस्यता 1 करोड़ रखनी चाहिए। एक तिलक स्वराज फंड बना, उसमें भी काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ। और यह चर्चा भी हुई कि गांधी जी खादी पहनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खादी तो महंगी पड़ती है। तो गांधी जी ने कहा कि खादी यदि महंगी पड़ती है तो आप कपड़े कम पहन लो। उस आदमी का दर्शन देखिए, और कहा कि मैं भी कपड़े कम ही पहनूंगा। और उन्होंने धोती पहनना छोड़ दिया और एक लंगोटी पहनने लगे। गांधी महात्मा थे, लेकिन अब तो महात्मा दिखने भी लगे थे। खैर, उधर मोहम्मद अली ने घोषणा कर दी खिलाफत आंदोलन के तहत कि मुसलमानों को सेना में नहीं रहना चाहिए, उनका सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई। गांधी जी को कहा अंग्रेजों ने कि इन भाइयों को मनाइए, ये अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा भाई ये तो हर एक की इच्छा है कि वो फौज में काम करे या नहीं करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आना था। जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में उतरा,
उस दिन वहाँ हड़ताल थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। दुर्भाग्य से मुंबई की सड़कों पर खून खराबा हुआ, आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ गया था, ये बिंदु ध्यान रखिए। और इसी समय ये हो गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में भाग लेने जाने वाले लोग और उसका विरोध करने वाले लोग टकराए थे, और उसमें शिकार कौन हुए? पारसी, ईसाई और एंग्लो इंडियंस ज़्यादा शिकार हुए। इसके हिंसात्मक वारदात हुई और इसमें 58 व्यक्ति मारे गए। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अनशन किया 3 दिन का। प्रिंस ऑफ वेल्स जहाँ भी गया सड़कें खाली मिली उसको, कोई जनता ने कोई स्वागत नहीं किया। और ये आंदोलन अपने अपने तरीके से देश में फैला। बंगाल मिदनापुर और आंध्र के गुंटूर में लोगों ने कहा कि टैक्स नहीं देंगे। कहीं पर ये किसान आंदोलन में तब्दील हो गया। राजस्थान में भी किसान और जो अपने वनवासी भाई बंधु हैं ये सक्रिय हो गए। जवाहरलाल नेहरू है वो अवध के किसानों के बीच में घूम रहे थे। 1921 में वायसराय लॉर्ड रैंडिंग ने और गांधी जी से मुलाकात की। मैंने कहा था, वही बात कही कि भाई अली भाइयों को रोकिए। सरकार को ये लगा कि अब यदि चुप बैठे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, और यदि बदले में कार्रवाई करेंगे तो भी स्थिति नियंत्रण से बाहर होगी। चूंकि कई जगह हिंसा हो गई थी, इसलिए सरकार के पास बहाना भी था दमन का। कुल मिला के सरकार का निर्णय ये रहा कि इस आंदोलन का दमन किया जाए। और CR दास को गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी बासंती देवी भी गिरफ्तार हुई, और ये आगे बढ़ता चला। इसी बीच में क्या हुआ कि ये था कि भाई गांधी जी पर दबाव ये बनने लग गया कि अब आप एक नए कार्यक्रम की घोषणा कीजिए जिसमें पूरे देश का आह्वान हो। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक आंदोलन शुरू करूंगा बारदोली में, और देश की जनता से अपील की कि आप शांत हो जाओ और अपना ध्यान है वो बारदोली पर ही केंद्रित करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था, और अब जब जुलूस निकलता है तो पुलिस ने कोई हस्तक्षेप किया होगा, और जुलूस निकालने वाले लोग प्रतिरोध में खड़े हुए होंगे। लेकिन टकराव हुआ, और ये टकराव इतना ज्यादा हो गया था उस समय कि 22 पुलिस वाले मारे गए इसमें। और ये चौरी चौरा की घटना है गोरखपुर के पास की। पुलिस ने हमला बोल दिया, सिपाही थाने में घुस गए तो भीड़ थाने में घुस गई, आग लगा दी थाने को। इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की घटना गांधी जी के कार्यक्रम में नहीं थी। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कहा कि मैं इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करता हूं। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोग नाराज हो गए गांधी जी से कि आप क्या कर रहे हो। ये तो समय था जब अंग्रेजों को पता चलता कि लोगों में कितनी नाराजगी है, लोग कितने उग्र हैं उनके खिलाफ। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सबने कहा कि ये क्या कर दिया गांधी जी आपने। सभी को अचंभा हुआ, खुद अंग्रेजों को भी अचंभा हुआ होगा कि क्या आदमी है।
गांधी जी के लिए कहा गया कि ये तो अमीर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं, ये तो चाहते हैं कि टैक्स दिया जाए। गांधी जी ने कहा भी कि भी आंदोलन रुक गया है, अब आप लगान दे सकते हो। गांधी जी ने कहा कि जब मैंने ये कहा था कि मैं बारदोली में आंदोलन करूंगा, तो उसके बाद में फिर दूसरी जगह पे इस तरह की घटनाएं क्यों घटी। लेकिन समझने की बात यह है कि गांधी जी जानते थे कि 1 साल हो गया है, इसके आगे इस आंदोलन को खींचा जाएगा तो हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी, दमन होगा और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब लोगों को जगाने का काम हो गया है, लोगों को समझाने का काम करना है कि अहिंसा के माध्यम से कैसे लड़ा जाए। न तो गांधी जी ने कोई पूंजीपतियों के हित में आंदोलन वापस लिया था, न इसलिए आंदोलन वापस लिया था कि वे असहयोग की सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं थे। आंदोलन वापस लेने का कारण था आंदोलन में बरती गई हिंसा। गांधी जी तो आश्वस्त थे कि हम इस अहिंसक रास्ते से अंग्रेजों को भगा देंगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई, आंदोलन तो वापस हो गया। अच्छी बात यह हुई कि हर एक व्यक्ति के मन में जो आंदोलन में भाग ले चुका था, ये कसक हो गई कि अब फिर कब मौका मिलेगा इन अंग्रेजों से लड़ने का। फिर दूसरा, गांधी जी ने यह भी देखा कि जनता का कितना बड़ा हिस्सा शामिल है इस आंदोलन में, ये देखना जरूरी है। ऐसा थोड़ा ही है कि पूरे देश की जनता ही शामिल हो गई थी। तो एक लहर उठा दी गांधी जी ने, एक जागृति का नारा दे दिया देश को कि जागना तो पड़ेगा। तो इस तरह से गांधी जी ने यह आंदोलन खत्म किया और एक नए आंदोलन की भूमिका बनाई। तो जब ये आंदोलन खत्म हुआ, या जब तो लोगों में जो निराशा हुई, वह निराशा अस्थायी थी। आगे जाके जब सविनय अवज्ञा और दूसरे आंदोलन हुए, तब लोगों को पता चला कि गांधी जी ने ठीक किया था। और गांधी जी को तो अंग्रेज चुनौती देते थे। मॉन्टेग्यू और बर्केनहेड ने कहा था कि भारत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज कर रहा है और इसका जवाब भी ताकत से ही देंगे। तो जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 23 फरवरी 1922 को उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा कि अंग्रेजों को जान लेना चाहिए कि 1920 में जो संघर्ष शुरू हुआ है वो अंतिम संघर्ष शुरू हुआ है, और ये संघर्ष भारत की आज़ादी पर जाके रुकेगा। इसमें चाहे 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाएं, चाहे कई साल लग जाएं, अंग्रेजी हुकूमत को कितना ही दमन करना पड़े, चाहे उतना दमन करना पड़े जितना उन्होंने 1857 में किया था, लेकिन फैसला होकर रहेगा। तो इसके बाद में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। धन्यवाद।